वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास 8 की चैप्टर 5। इसका नाम है उद्योग। आज हम उद्योग देखेंगे कि उद्योग क्या होता है, उद्योग में किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं और उद्योग को पूरी तरीके से हम समझेंगे, पढ़ेंगे। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा रहता नहीं। ठीक है, तो उद्योग की हम बात करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने का अभ्यास पुस्तिका का इस्तेमाल अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद, वह क्या होता है कि विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद में आपके पास पहुंचती है। ठीक है, तो ये सिंपल से एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया गया है कि जो हम लोग एक क्या होता है, हम लोग जिसको एक क्या कहते हैं, नोटबुक जो हमारी होती है, जिसको हम यूज़ में लाते हैं नोटबुक को, तो वो कैसे हमारे तक पहुंचती है, उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस तक हमारे पास में पहुंचती है। ठीक है, तो उसका प्रोसेस क्या है इसके बारे में बताया गया है। 1 मिनट। ठीक है, तो वो हमारे तक कैसे पहुंचती है ये बात बताई गई। क्या आपने विचार किया है, वह निर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद में आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित कर दिया जाता है। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है, अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस बताया इसका। यह कागज़ प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाओं को छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर एवं पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप, यह विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया को 2 चरणों में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। तो अब आपने देखा कि स्टार्टिंग में एक पेड़ की जर्नी बताया कि पेड़ जो है, पेड़ को काटा जाता है, उसको फिर मिल तक ले जाया जाता है, उसकी लुगदी को केमिकल के साथ में मिला के कागज़ बनाया जाता है। फिर कागज़ में उसमें स्याही से उस पर लकीरें खींच के उसको अभ्यास पुस्तिका बनाई जाती है। ये प्रोसेस बताया। सॉरी। अब तो क्या कहता है कि इस पूरे को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आपके हाथ में पहुंचती है। अब इस पूरी विनिर्माण की द्वितीय क्रियाकलाप, विनिर्माण को कच्चे माल के लोगों के लिए अधिक मूल्य उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण एवं सेवाओं से की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ठीक है, तो ये पूरा इसके बारे में बताया, उद्योग के बारे में। खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ठीक है, तो पर्यटन क्या है कि उस सेवा देने से संबंधित उद्योग है। अब उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों, अब देखो, यात्रा का आरंभ एक पेड़ दिखाया गया है, पेड़ से फिर इसको काटा गया, तो ये अभ्यास पुस्तिका के रूप में कागज़ का पुनर्चक्रण, कागज़ निर्माण और पुनर्चक्रण को भी दर्शाया गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में क्रियाकलाप, कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता लगाइए। ठीक है, तो ये बात की गई है। आप जो शर्ट पहनते हैं वो कपास के खेत तक आपके शर्ट में कैसे परिवर्तित होता है, इसका पता लगाने की बात कह रहा है। अब उद्योगों का वर्गीकरण,
उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। 3 प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। क्या? कच्चा माल और स्वामित्व के प्रकार, स्वामित्व के आधार पे, और 1 मिनट, ठीक है। हाँ, तो अब देखो कच्चा माल सबसे पहले हम देखते हैं कच्चा माल के आधार पर कैसे विभाजित किया जा सकता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित एवं वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, तो कच्चे माल के आधार पर क्या उद्योग कितने प्रकार के हो सकते हैं कि खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पतिक तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। ठीक है, कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। तो कृषि आधारित उद्योगों में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? कि कच्चे माल के रूप में वनस्पति एवं जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पतिक तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। अब खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। ठीक है, समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों के उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इनके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद के उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर एवं और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। ठीक है, तो ये किसके आधार पे? वन के आधार पे, समुद्री आधार पे उद्योग, खनिज आधार पे, कृषि आधार पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में हम आकार के आधार पे देखते हैं कि एक तो होता है छोटा उद्योग, एक होता है बड़ा उद्योग, तो उसका भी पूरा हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो, आकार के आधार पे उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। चित्र 5.1। ठीक है, रेशम की बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। चित्र 5.1। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों के बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं। देखो, मखाने के प्रसंस्करण की अवस्थाएं। अब देखो, मखाने का प्रसंस्करण हो रहा है ना, ये छोटे उद्योग में हो रहा है, छोटे सिस्टम में हो रहा है यहाँ पे, तो इसको कहेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, फिर स्वामित्व के आधार पे हम बात करते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग किस प्रकार के से हो सकते हैं? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक
संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो 5 प्रकार के हैं। निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का देखो क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये क्या हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। इनका संचालन किसके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है। ऐसे संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, ठीक है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संचालन जो है, संचालन और स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं, ठीक है। अब जैसे सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी, इसकी बात की जा रही है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल उत्पादकों के पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। सॉरी। इसके बाद में अब देखो उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक। उद्योग कहीं पे स्थापित होगा 5.3 में देख लीजिए, तो उसके लिए कुछ कारक होंगे ना। कौन कौन से कारक होंगे? पहला जल, हर सब के लिए ज़रूरी है। बाज़ार उद्योगों के लिए उद्योग के आसपास बाज़ार होना चाहिए। पूंजी लगेगा तभी उद्योग बनेगा। श्रम चाहिए, कच्चा माल चाहिए, विद्युत चाहिए, भूमि चाहिए, परिवहन चाहिए, संचार चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे कारक हैं उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में। इसके बाद में औद्योगिक तंत्र। इसके बाद में क्या है? औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पाद है, ठीक है। तो ये औद्योगिक तंत्र की हम लोग बात कर लिए। इसके बाद में औद्योगिक प्रदेश। इसके बाद में क्या होगा? औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपने निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं, ठीक है। चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत का ज्ञान करें। अब देखो चमड़े के जूते के लिए निवेश क्या चाहिए? विनिर्माण में निवेश, प्रक्रम और निर्गत। अब इसमें निवेश में चाहिए चमड़ा, उसके बाद में
उसमें कुछ केमिकल्स चाहिए, ठीक है, सल्फ़र चाहिए, केमिकल्स चाहिए, और फिर पूरा प्रोसेस वहाँ पे उसका मशीन चाहिए जिसको प्रोसेस करता है, वहाँ पे श्रम चाहिए, ठीक है। तो निवेश क्या चाहिए कि चमड़ा चाहिए और उसमें केमिकल्स चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। और निवेश क्या होगा, निवेश होगा पूंजी, श्रम, ठीक है, वाटर, ये सारे निवेश होंगे। उसके बाद में यानी प्रक्रम होंगे ये, उसके बाद में निर्गत क्या होगा कि चमड़ा, जो चमड़ा नहीं, जो जूता, चमड़े के जूता जो है ये निर्गत हो जाएगा, ठीक है। औद्योगिक प्रदेश की बात की कि औद्योगिक प्रदेश कब होते हैं, जब वहाँ पे आसपास में स्थित होते हैं और एक दूसरे का लाभ बांटते हैं, ठीक है। जब आसपास में उद्योग तमाम प्रकार के स्थित होंगे तो वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा, वो उसकी आवश्यकता की पूर्ति करेगा इस तरीके से। इसके बाद में हम बात करें तो चित्र 5.4 औद्योगिक प्रदेश, चित्र 5.4 औद्योगिक प्रदेश। विश्व में औद्योगिक प्रदेश देखो कहाँ कहाँ पे इंडिया में मुंबई के आसपास और गुजरात का ये औद्योगिक प्रदेश है, थोड़ा सा चेन्नई के आसपास में है, गंगा घाटी में भी औद्योगिक प्रदेश हैं। ऐसे देखो ये नॉर्थ अमेरिका में औद्योगिक प्रदेश हैं, उसके बाद में ये साउथ अमेरिका में भी हैं अलग अलग जगहों पे, ठीक है। नैरोबी में भी थोड़ा सा प्रदेश है औद्योगिक प्रदेश, और विश्व के अलग अलग हिस्सों में जावा और मनीला में, जापान बहुत बड़ा है, देखो जापान छोटा सा देश है, उसमें भी औद्योगिक प्रदेश इतना बड़ा है। संघाई, वुहान, कोरिया, बीजिंग, ठीक है, प्रशांत महासागर के आसपास, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबॉर्न, पथ, ठीक है, ये औद्योगिक प्रदेश हैं। तो सफ़ेद वाली क्या है कि औद्योगिक पट्टी हैं, ये पट्टियां हैं औद्योगिक जो सफ़ेद वाली हैं सॉरी, ये पट्टियां, और ये जो ब्लैक वाले हैं ये क्या हैं, औद्योगिक प्रदेश। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे समूह, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो भारत में इतने सारे हैं। कहाँ कहाँ पे औद्योगिक प्रदेश हैं, मुंबई पुणे समूह, मुंबई पुणे के आसपास, बंगलौर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली पश्चिम बंगाल के आसपास, ठीक, पश्चिम बंगाल में जो एक एरिया में, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो ये औद्योगिक प्रदेश हैं इंडिया में इतने सारे। इसके बाद में हम बात करें औद्योगिक विपदा, इसके बाद में किसकी बात करते हैं, औद्योगिक विपदा की। औद्योगिक विपदा किसको कहते हैं, औद्योगिक विपदा क्या होती है, उद्योगों में दुर्घटना या विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 बजे, मतलब 12:30 पे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रगतिशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हजारों लोग जो बच गए आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृत, आंत्रशोथ विकृतियों से पीड़ित हैं, ठीक है। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ, जिसके कारण 3 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ, और 35,000 से 35,000 आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, इसके बाद में भी ज़्यादा हो सकता है, तो सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा कम करके ही होता है। 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, और बहुत सारे व्यक्ति जो बच गए वो आज भी एक से अधिक बीमारियां झेल रहे हैं, ठीक है। तो ये औद्योगिक विपदा होती है, बहुत बहुत बड़ी ज़्यादा विपदा होती है, और जो
जो पदार्थ होते हैं ना, तकनीकी पदार्थ, और उनके बेतरतीब उपयोग से हो जाती है। तो सावधानी उपाय सारी चीज़ों का सिस्टमेटिक वे से यूज़ होना चाहिए, नहीं तो उद्योग एक औद्योगिक विपदा का भी रूप ले सकता है। सॉरी। ठीक है। इसके बाद में इसी का दिया गया है कि 23 दिसंबर 2005 को चीन में गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु, 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब 23 दिसंबर 2005 में चीन में ऐसी औद्योगिक विपदा हुई। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि 2005 में हुई, इसमें चोंगोगिक में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। जो समय पर भाग गए उनकी त्वचा, आँखें और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए। ठीक है। तो ये उद्योगों के दुष्परिणाम हैं। जोखिम कम करने के उपाय क्या होते हैं? घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है। जो घने बसे क्षेत्र हैं उनको औद्योगिक क्षेत्रों से अलग रखना चाहिए, मतलब उद्योगों को अलग बनाना चाहिए, घने बसे क्षेत्रों में नहीं बनाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना के होने की स्थिति में विषैली खतरनाक पदार्थों संग्रहण और उससे संबंधित प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए कि कभी जैसे बाई चांस ऐसा सिस्टम हो तो वहाँ पे क्या कर सकें, वो वहाँ से अपना बचाव कर सकें और प्राथमिक सावधानी अपने आप बरत सकें। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है। विषैले पदार्थों के भंडारण की सीमा होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। स्टोरेज की एक मतलब सीमा तक ही कलेक्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा पूरा विषैले पदार्थ जो भी उसमें यूज़ होते हैं वो पूरे तरीके से सारा स्टोरेज अपने उसमें हो, तो इतना ज़्यादा कोई विस्फोट हो तो सारा उसमें जल जाए। एक मतलब स्टोरेज की भी लिमिटेशन होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये बातें हो गई सब। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। अब क्या आप जानते हैं, डू यू नो का कॉन्सेप्ट है, क्या आप जानते हैं कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। ठीक है। तो सनराइज उद्योग कौन से होते हैं? उभरते हुए उद्योग। टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। अब एक प्रगलन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। प्रगलन प्रोसेस होता है, इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें धातुओं को अयस्कों से उस धातु में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसमें प्रगलन होता है। प्रगलन पहले अयस्क पीसते हैं, फिर प्रगलन करते हैं उसका। ठीक है। तो यही बताया कि धातुओं को उसके गलनांक से अधिक बिंदु पर तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, इसके बाद में लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है। ठीक है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान व अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। ठीक है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होती है, चित्र 5.6। ठीक है। इसके बाद यह परिशोधित होती है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों के
में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इस्पात कैसा होता है? इस्पात कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, तो इसे तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है। एल्युमिनियम निकिल तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। एल्युमिनियम निकिल तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। तो देखो, धातुएं होती हैं और मिश्र धातुएं होती हैं। तो धातुओं की अपनी क्वालिटी होती है, जब वो किसी धातु से मिल जाती है दूसरी धातु से, तो मिश्र धातुएं बन जाती हैं एक सीमित अनुपात में। तो क्या बन जाती हैं? मिश्र धातुएं। और मिश्र धातुओं की फिर अपनी क्वालिटी हो जाती है। मिश्र धातुओं की फिर अपनी क्वालिटी होती है कि मिश्र धातुएं कैसे, उनकी क्या क्वालिटी है। सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, सबके अलग अलग सिस्टम होता है कि मिश्र धातुओं की अलग प्रॉपर्टी होती है, धातुओं की अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग धातुओं की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इसके बाद में देखो, जैसे कि असामान्य कठोरता, जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। ठीक है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। ठीक है। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने होते हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ और इनका उपयोग आप करते हैं, वे भी इस्पात से बनते हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। ठीक है। तो तेल कूप है ना, तेल के कुएं, वो क्या स्टील की बनी मशीनों से ही मतलब खोदे जाते हैं, वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। अब तेल जिसमें बहता है वो भी इस्पात की पाइपलाइन होती है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। खनिजों का जो खनन होता है वो क्या होता है कि इस्पात के उपकरणों से होता है। ठीक है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। देखो, इसका यूजेस बता रहे हैं, कृषि के यंत्र भी इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। ठीक है। 1800 ईस्वी से पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे, कहाँ स्थित थे कि जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्रपत्तनम के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रम, परिवहन और बाजार। अब देख लीजिए, यहाँ पे कुछ चित्र हैं सॉरी, चित्र 5.5 आप देख लीजिए पहले तो, कि 8 टन कोयला, 4 टन अयस्क, ठीक है, 1 टन चूना पत्थर, तब 1 टन इस्पात का निर्माण होता है। इतना जो है निवेश किया जाता है, इतना आगत होता है। ठीक है, इतना निवेश किया जाता है, तब ये निर्गत उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, कि झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक, झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक। तो अब देखो पूरा प्रोसेस है कि भट्टी में डाला गया लौह अयस्क या चूना पत्थर को ऊपर से डाला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें
नीचे से हीट प्रदान किया जा रहा है, धातुमल इधर निकल, गर्म वायु प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे तो क्या करता है फिर इसके बाद में झोंका भट्टी है ये ना, अब इसमें पूरा प्रोसेस होके प्रगलित लोहा इधर निकल रहा है, धातुमल मतलब गंदगी इधर निकल रही है, ठीक है। इसके बाद में 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति यहाँ थी, 1800 के पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति देखो बता रहा है, 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति। तो पहले कहाँ पे उद्योग थे जैसा कि बताया, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था। 1800 के पूर्व देखो वहाँ पे बहता जल और विद्युत आपूर्ति ये सारी चीज़ें जहाँ पे उपलब्ध थी वहाँ पे थे। बाद में उद्योग आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी, ठीक है। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तनम के किनारे सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ तक थे, उसके बाद में क्या हुए कि नहरों के समीप, रेलवे के समीप, लेकिन बाद में क्या कि समुद्रों के किनारे हो गए, क्योंकि अब ये व्यापक स्तर पर जब लोहे का निर्माण हुआ तो विदेशों से आयात करना पड़ता है। तो विदेशों से जब आयात करना पड़ता है तो क्या होता है कि समुद्र के किनारे होंगे तो आयात जैसे ही आएगा कोई विदेश से तो फट से यहीं पे जहाज़ उतरेगा और यहीं पे पूरा मतलब अयस्क हम निकाल लेंगे, ऐसे करके। लौह इस्पात से परिवर्तनशील अवस्थिति, देखिए पूरी अवस्थिति को दिखाया गया है। इसके बाद में हम बात करें तो एक पूरा मानचित्र देख ली, एक पूरा मतलब डायग्राम देख लीजिए। मानचित्र में प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र, कहाँ इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हैं, लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र ब्राज़ील में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं यूरोप में, जर्मनी में, रसिया में, जापान में, देखो जापान में बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में ये इधर साउथ अफ्रीका में भी दिख रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ये सारे क्षेत्र हैं। इसके बाद में का लाभ लेते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं, ठीक है। ये 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अन्य इस्पात निर्माण के केंद्र हैं। जैसे पहले तो ये थे प्रमुख उत्पादन के केंद्र हैं, महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र पहले कौन से थे, भिलाई, ठीक है, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, वे 4 राज्य कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती, विजयनगर कर्नाटक में, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जमशेदपुर की बात करते हैं। तो 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्षी का नाम बदल के जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है, ठीक है। इसके बाद में
सॉरी। इसके बाद में हम बात करें तो ये देखो खरकई नदी पूरा स्थिति दिखाया है, सड़क मार्ग, रेलवे लाइन, ठीक है, टाटानगर रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पे। और देख लीजिए आप पूरा उस मैप में दिखाया गया है स्वर्णरेखा नदी के आसपास डिमना झील को, ठीक है, ये पूरा दिखाया गया है। जमशेदपुर में लोहा इस्पात की उद्योग की अवस्थिति। अब टाटा इस्पात कार्य यहाँ पे होता है, ठीक है। आसपास जमशेदपुर हवाई पत्तन, जलिया, गोल्फ कोर्स, चिड़ियाघर, साकची, ठीक है। तो ये गोल्फ कोर्स, ट्यूब्स मंडल, टेल्को कॉलोनी, टेल्को रेखा चित्र पूरा दिखाया गया ना। इसके बाद में साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग का काली माटी रेलवे स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था, ठीक है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क और चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, जिनमें रसायन इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं, ठीक है। ये पूरी स्थिति बताया टाटा की उसकी टाटा इस्पात उद्योग की, ठीक है। इसके बाद में पिट्सबर्ग। अब क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर लेक, ह्यूरॉन, ओटारियो, मिशनरी और इरी हैं। ये 5 झीलों में से सुपीरियर लेक सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। सुपीरियर लेक सबसे बड़ी सुपीरियर लेक है, उसके बारे में बताया है। उसके बाद में शब्द उत्पत्ति। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सेरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ बुनना होता है, ठीक है। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है ना, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में पिट्सबर्ग, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग से ही उपलब्ध होता है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है, या अयस्क के नौ परिवहन हेतु रास्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीन उद्योग के उत्पादन के इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सॉरी।
तो अब देखो ये पिट्सबर्ग अमेरिका की कहानी, संयुक्त राज्य अमेरिका की कहानी पूरी है कि पिट्सबर्ग में कैसे कैसे पूरा सिस्टम होता है और उसको कैसे कहाँ से मिलता है, 1500 किलोमीटर दूर से अयस्क का आता है, नदी किस नदी से जल मिलता है, ठीक है, और इसके आसपास कौन कौन से उद्योग स्थित हैं। और ज़्यादा एक उद्योग होता है ना तो उसके आसपास और भी बहुत सारे उद्योग ऑटोमेटिक स्थापित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला पूरा था। अब नेक्स्ट सूती वस्त्र उद्योग, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे इसी के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।